हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कुछ चार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस? जो आपको क्लास 10 की एनसीईआरटी में पेज नंबर 133 पर मिलेंगे। फटाफट से ओपन करके देखिए। चैप्टर का नाम आप समझ गए होंगे, हेरिडिटी। क्लास 10 की साइंस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के अंदर जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो पेज नंबर 133 पर दिए हुए हैं, वो चारों ही क्वेश्चन आज के इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो बिना देर करते स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड बाय तुषार। चलिए, जो पेज नंबर 133 पर चार क्वेश्चन है उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट, जो मेंडल साइंटिस्ट थे, ग्रेगर जॉन मेंडल जो साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो कैसे इस बात को साबित करते हैं कि कोई कैरेक्टर जो ट्रेट होता है, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, वो डोमिनेंट हो सकता है या रेसेसिव हो सकता है। मतलब हमें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, एक फ्लो चार्ट दिखाना है जिसके जरिए ये बात साबित होती हो कि कौन सा ट्रेट डोमिनेंट है या रेसेसिव है, ये कैसे पता चल सकता है। ठीक है, उस फ्लो चार्ट के जरिए। फटाफट से इसका आंसर देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर को समझने के लिए हमें एक फ्लो चार्ट बनाना होगा। जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे ना, उनके द्वारा जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया गया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। फर्स्ट स्टेप होता है पेरेंट्स का, जहां पर आप कैपिटल टी को क्रॉस कराएंगे स्मॉल टी के साथ। ये टॉल प्लांट है, ये ड्वार्फ प्लांट है। ठीक है, अब गैमेट के लिए कौन सा स्टेप आएगा? अब इसमें देखिए दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं या फिर इसमें से आप कॉमन ले लीजिए, ऐसा बोल सकते हैं। आंसर सेम ही आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अलग अलग कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और लास्ट कैपिटल टी स्मॉल टी। ये सभी क्या है? टॉल प्लांट। ठीक है, अब ये जो टॉल प्लांट है इसको आपको क्या करना है, ये अपने जैसे के साथ क्रॉस करेगा। ठीक है, मैच्योरिटी लेने के बाद कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। ठीक, ये अब यहां पर स्टेप क्या बन जाएगा? पेरेंट्स। गैमेट्स के लिए, अच्छा, ये जो यहां पर रिजल्ट आया ना, इसको आप डालेंगे F1 जनरेशन। ठीक है, मैंने शॉर्ट में डाल दिया F1 जनरेशन, पहली पीढ़ी। अब देखते हैं सेकंड जनरेशन में क्या होता है। यहां पर आप गैमेट्स के लिए इसको सेपरेट करके डालेंगे। अब होगा क्या, जब आप पहुंचते हैं F2 जनरेशन पर, तो इसमें कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। क्लियर? तो देखिए यहां पर चार रिजल्ट यहां पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट है इसका नाम क्या होगा? टॉल प्लांट, ये टॉल प्लांट, टॉल प्लांट, ये ड्वार्फ प्लांट। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा जो फर्स्ट जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन के रिजल्ट में तो सिर्फ सभी के सभी क्या थे हमारे पास? टॉल प्लांट। लेकिन जो सेकंड जनरेशन है वहां टॉल प्लांट है 3 और एक है ड्वार्फ प्लांट। तो डोमिनेंट कौन है, रेसेसिव कौन है, ये आपको पता चल गया होगा। रेसेसिव कैरेक्टर यहां पर भी प्रेजेंट है लेकिन वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो रेसेसिव हमारे पास क्या था? ड्वार्फ। और टॉल क्या था? डोमिनेंट कैरेक्टर। तो फर्स्ट जनरेशन में तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही दिखाई देते हैं, लेकिन सेकंड जनरेशन जो होती है वहां पे डोमिनेंट रेसेसिव अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक तो आपको आइडिया है ही, हमने चैप्टर के जो टॉपिक्स समझे थे वहां भी आपको बताया था। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, उनकी वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो, कुछ अगर डाउट है तो 3:1 ये हमारा क्या हुआ? फिनोटाइपिक रेशियो हुआ। 1:2:1 ये हमारा हुआ जीनोटाइपिक रेशियो। क्लियर? तो आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब फटाफट से चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है। हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे बेसिकली पूछना चाह रहा है कि जो ट्रेट होते हैं, मतलब जो कैरेक्टर होते हैं, वो इनहेरिट होते हैं,
है ना, मतलब फर्स्ट से सेकंड जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं इंडिपेंडेंटली। आपको इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, इस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ एक रूल याद आ गया होगा। जो ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट थे ना, उन्होंने 3 रूल दिए थे, उनमें से एक रूल था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो उसी चीज से रिलेटेड या उसी टॉपिक पर बेस्ड आप कह सकते हैं एक क्वेश्चन जनरेट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 133। चैप्टर कौन सा है? हेरिडिटी। उस रूल में क्या दिया गया था ये समझते हैं सबसे पहले। ग्रेगर जॉन मेंडल साइंटिस्ट के द्वारा जो रूल दिया गया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि कैरेक्टर का जो ट्रांसमिशन होता है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, वो डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफर होता है। क्लियर? तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन है किसी कैरेक्टर का एक से दूसरी जनरेशन में या फर्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में, वो डिपेंड नहीं करता है किसी दूसरे कैरेक्टर के ट्रांसमिशन पर या उसकी प्रेजेंस और एब्सेंस पर, वो इंडिपेंडेंट वे में ट्रांसफर होते हैं। यही होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का रूल। क्लियर? अब देखिए इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, तो वहां पे आपको क्या दिखाना होगा, देखिए उसको ध्यान से। डाइहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, आपको पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस करना होगा। कैसे इसकी स्टार्टिंग करते हैं, इस पे हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी, जिसमें पूरा डाइहाइब्रिड क्रॉस, उसमें जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं उसको सॉल्व करने में जो आपकी मदद करती हैं, वो सारी चीजें आपको बताई गई हैं। उसका लिंक आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस, आगे उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से एक बार देख लीजिएगा। बाकी अभी फिलहाल थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डाइहाइब्रिड, है ना। डाई मतलब दो। जब आप दो कैरेक्टर्स को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट जो कैरेक्टर है उसमें आप ले सकते हैं सीड शेप। ठीक है, दूसरा कोई कैरेक्टर ले लीजिए आप, सीड कलर। ठीक है, सीड शेप में भी दो पॉसिबिलिटी और सीड कलर में भी दो पॉसिबिलिटी, है ना। तो ये जो कैरेक्टर है इसकी दो फॉर्म्स क्या क्या होंगी, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, राउंड और रिंकल्ड, इसके लिए आपको क्या लेटर्स यूज करने होंगे, कैपिटल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, ये मैं आपको ना एक बेसिक चीज बता रहा हूं, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब क्या होता है ये आपको क्लियर कराएंगे। ठीक है, ये लेटर्स हो गए इसके लिए। सीड कलर में दो पॉसिबिलिटी क्या क्या होती हैं, एक तो येलो और ग्रीन। येलो के लिए आप सिंबल्स क्या लेंगे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये जो राउंड है इसके लिए हमने लेटर्स ये लिए, रिंकल्ड के लिए ये डोमिनेंट है, यहां लिख लेते हैं डोमिनेंट, ये रेसेसिव, और येलो के लिए ये लेटर्स हैं और ग्रीन के लिए इसमें ये डोमिनेंट है और ये रेसेसिव। अब आपको करना क्या है, जब आप डाइहाइब्रिड क्रॉस की, ये तो फंडामेंटल इसका क्लियर हो गया होगा आपको कि भाई दो कैरेक्टर ले रहे हैं इसलिए इसको डाई बोल रहे हैं, तो दो कैरेक्टर की चार फॉर्म के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, और कौन से लेटर हमें लेफ्ट में लेने होंगे कौन से राइट में, इसको देखते हैं एक बार। एक डोमिनेंट रहेगा, उसके साथ एक रेसेसिव रहेगा, तो यहां से हमारा डोमिनेंट आ गया, तो इसी का रेसेसिव नहीं लेना है, दूसरे का रेसेसिव लेना है, इस तरीके से। तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, इसको क्रॉस करेंगे किसके साथ, कैपिटल वाई और स्मॉल आर, तो यहां से ये डोमिनेंट आ गया और रेसेसिव ये वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लेकर चलेंगे। ठीक है, ये देखिए यहां पर मैच कर लीजिए, सेम है। नाम कैसे लिखेंगे, राउंड एंड ग्रीन। ठीक है, इसके लिए नाम क्या आएगा, येलो एंड रिंकल्ड। ठीक है, इस तरीके से आपको स्टार्टिंग करनी है। ये तो पहला स्टेप हो गया ना पेरेंट के लिए। बाकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, गैमेट, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, F1 जनरेशन, फिर नेक्स्ट क्या होगा, फिर से पेरेंट्स, फिर नेक्स्ट गैमेट और फिर लास्ट F2 जनरेशन। वहां बनेगा एक चेकर बोर्ड, पुनेट स्क्वायर भी बोला जाता है उसको। किस तरह से बनाया जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। अगर आप उस वीडियो को देख चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया, थर्ड पर आ जाते हैं। और अगर आपको डाउट है तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बेसिक समझ लीजिए, उसके बाद फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसके जरिए आप
पूरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन को जो कंप्लीट आंसर है वो वहां से आप कवर कर लीजिए। ठीक है, सेम ही चीज है, उसको दोबारा दोबारा बनाकर फिर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो जाएगी, उससे क्या ही फायदा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ, पहले इसको समझते हैं। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए marry a woman with blood group O and their daughter has a blood group O. ठीक है, is this information enough to tell you which of the trait blood group A or O is dominant? यहां पर देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या बोलना चाह रहा है वो, कि भाई कोई एक व्यक्ति है ना, कोई मेल बॉडी जिसका ब्लड ग्रुप ए है, कोई फीमेल बॉडी जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, उनकी शादी होती है और जो प्रोजेनी है, जो डॉटर है उनकी, उसका जो ब्लड ग्रुप देखा जा रहा है वो ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है, देखिए ए ब्लड ग्रुप मेल बॉडी के लिए और ओ ब्लड ग्रुप फीमेल बॉडी के लिए। ठीक है, तो मेल बॉडी का ब्लड ग्रुप ए है, फीमेल बॉडी का ब्लड ग्रुप ओ है। अब अगर आपसे कोई कहता है कि इस आधार पे क्या बता सकते हैं कि डोमिनेंट ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो देखिए हम नहीं बता सकते कि भाई डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है, ये चीज क्लियर नहीं होती। लेकिन क्वेश्चन में आगे एक लाइन और भी है कि जो इनकी डॉटर है ना, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ दिया हुआ है। ठीक है, सही है इतनी बात? सॉरी। अब देखिए इस लाइन के बेसिस पे हमें कुछ क्लियरिटी हो सकती है कि हाँ भाई डोमिनेंट कौन सा है, तो क्या इस इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है या नहीं। अगर वो इस लाइन को ना देते तो हम फिर क्लियर बोल देते कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं है, ऐसे पता नहीं चल पाएगा, है ना। लेकिन ये जो डॉटर का केस दिया इन्होंने कि भाई जो उनकी बेटी है उसका जो ब्लड ग्रुप है जब चेक किया गया तो वो भी ब्लड ग्रुप ओ मिल रहा है, तो इस लाइन के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है कि डोमिनेंट कौन सा है, रेसेसिव कौन सा है, इस चीज को बताने के लिए। तो इंफॉर्मेशन इनफ है क्लियर करने के लिए डोमिनेंट और रेसेसिव को। और कैसे, ये समझते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए है मेल बॉडी का, इसके लिए अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो क्या बन सकते हैं, आई ए और आई को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे एक छोटी सी जीरो बना सकते हैं। ठीक है, ब्लैंक भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आई ए और आई ए, ये जीनोटाइप हो गए ब्लड ग्रुप ए के लिए। यहां पे डाल देते हैं मेल बॉडी, ये मेल बॉडी का साइन होता है ना। अब फीमेल बॉडी के लिए वहां तो ब्लड ग्रुप ओ है, आपको पता ही है जो ब्लड ग्रुप ओ होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है ना। ये चीज तो पता ही आपको, बेसिक चीज चैप्टर से क्लियर हो गई होंगी। तो यहां पर जीनोटाइप क्या बनेगा, फीमेल बॉडी के केस में जो ब्लड ग्रुप ओ दिया हुआ था आई ओ और आई ओ, या फिर आप यहां पर भी आई ओ और आई को ब्लैंक छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखिए ओ जो ब्लड ग्रुप होता है ना, उस व्यक्ति की आरबीसी की सरफेस पे कोई स्पेशल एंटीजन नहीं होता है, इसलिए वो किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, बोलते हैं ना उसको यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, सही, यहां पर डाल देते साइन फीमेल बॉडी का। अब इस केस में अगर हम इसको लेकर चलते हैं तो देखिए क्या बनेगा, तो ऐसे सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। तो ये जब इससे क्रॉस करेगा तो आई ए आई ओ और सेम चीज, तो सारे रिजल्ट आप देख पा रहे होंगे ये सेम ही आएंगे। मैं करके दिखाता हूं पूरा आपको। तो इन सभी में क्या रिजल्ट जनरेट हो रहा है, ब्लड ग्रुप ए, है ना। तो यहां पर ये बात आपको पता चल पा रही होगी कि अगर हमने जीनोटाइप ये वाला लिया तो रिजल्ट में तो ए ब्लड ग्रुप आ रहा है, तो डॉटर का ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये जो लाइन है इसके होने की वजह से ही क्लियरिटी हो पा रही है, अगर ये लाइन ना होती तो फिर पता नहीं चलता। ठीक है ना, सही है बात। तो ये तो हमारे पास सिलेक्शन सही नहीं है, तो हमें ये वाला जीनोटाइप कंसीडर नहीं करना है इसका मतलब। तो अब हम ये वाला जीनोटाइप लेके देखते हैं कि भाई रिजल्ट में ओ ब्लड ग्रुप आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, समझ गए इतनी बात कि आप अगर आप इसको लेके चलेंगे तो आंसर मैच नहीं करेगा। कैसे मैच नहीं करेगा भाई, आंसर थोड़ा ना दे रखा है क्वेश्चन में, सही बात है क्वेश्चन में आंसर दिया हुआ है डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ होना चाहिए, पर यहां तो ओ के कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, तो इसको इरेज कर लेते हैं। अब इसको ट्राई कर, अब आपने इस वाले जीनोटाइप को लिया,
मतलब IA I0, मतलब ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में। और यहां लेके चलते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अब आप क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये जब इसके साथ जाएगा तो IA IO, सेम चीज IA और IO, लेकिन यहां पर फिर लास्ट, ठीक है। तो सोचिए ध्यान से, इन दोनों केसेस में तो हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ए है, लेकिन यहां हम क्या बोलेंगे, ब्लड ग्रुप ओ है। क्वेश्चन में यही तो दिया गया था कि डॉटर का ब्लड ग्रुप ओ है। तो जब हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं, है ना, जीनोटाइप ये वाला कंसीडर कर रहे हैं, तब उस केस में रिजल्ट में डॉटर का ब्लड ग्रुप हमें ओ मिल पा रहा है, ठीक है। और आपको पता है कि भाई पेरेंट्स में मदर से भी जीन आता है और फादर से भी जीन आता है। अब जब हमने इसको लिया था तब तो मैच ही नहीं कर पा रहा था, इसका मतलब ये तो हमें नहीं कंसीडर करना है। तो इस वाले जीनोटाइप के बेसिस पर हमें यहां पर मैचिंग हो पा रही है कि भाई ब्लड ग्रुप ओ पॉसिबल है, ब्लड ग्रुप ओ रिजल्ट में देखा जा रहा है डॉटर के केस में, ठीक है। और यहां पे ये चीज क्लियर भी हो रही है, देखिए एक जीन इधर से आ रहा है, एक जीन इधर से आ रहा है ना। तो ये तो रेसेसिव पार्ट हुआ, ये डोमिनेंट पार्ट हुआ। तो जब हम प्योरली डोमिनेंट लेके चल रहे थे तो वहां तो मास्क कर रहा था, वो कवर कर लेता था, ठीक है। तो इसलिए ए ब्लड ग्रुप ही देखा जा रहा था, लेकिन यहां पर क्या है कि रेसेसिव वाला कैरेक्टर अलग हो गया, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप, मेंडल ने जो रूल दिए थे ना मोनोहाइब्रिड केस में भी हमने समझा था उसको, मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस था वहां भी क्लियर किया था। तो यहाँ पे डोमिनेंट रेसेसिव अलग अलग हो गए हैं, है ना। तो रेसेसिव वाले जब अलग हो गए तो उसका अपना नाम दिख गया, लेकिन जब डोमिनेंट वाले थे तो वो अपना नाम दिखा रहे, और जो डोमिनेंट था वो अपना नाम दिखा रहा था, लेकिन जब सारा ही डोमिनेंट केस था तो उसने रेसेसिव को कवर अप कर लिया। तो इन सब चीजों के रिजल्ट के बेस पे हम कह सकते हैं तो ब्लड ग्रुप ओ जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन कब, जब होमोजाइगस कंडीशन होगी। हेटेरोजाइगस में ब्लड ग्रुप ओ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो ये डेटा इनफ है, सफिशिएंट है बताने के लिए डोमिनेंट और रेसेसिव को, लेकिन याद रखिएगा आपको जो जीनोटाइप है कौन सा कंसिडर करना है, ये वाला, क्लियर। और ये भी चीज याद रखनी है, जब भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप देख लीजिएगा वहां पे डॉटर का कोई ब्लड ग्रुप वगैरह दिया है या नहीं, क्योंकि अगर ये लाइन नहीं है तो फिर इस चीज को क्लियर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। वहां पे पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि तो डोमिनेंट रेसेसिव पहचानना बात ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन कब, जब वहां पर डॉटर का कोई ब्लड ग्रुप दिया होगा या बेटे का कोई ब्लड ग्रुप दिया हुआ है तो उस केस में, ठीक है। इजी सा हो गया है, तो आपको आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपको टॉपिक क्लियर हो गया है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिएगा। और एक और चीज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है। और अगर डाउट है तो आप डाउट मेंशन कीजिएगा, जिससे कि कुछ और तरीके से आपको इस क्वेश्चन को क्लियर कराने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, हाउ इज अ सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड इन अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन के केस में किस तरह से बच्चे का जो सेक्स है उसको डिटरमाइन किया जाता है, तो ये आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, समझते हैं इसको कि क्या हमें यहाँ पर आंसर देना चाहिए। देखिए ह्यूमन बॉडी में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भाई 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इसको हम दो पार्ट्स में ले लेते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम मतलब 44, इनको बोलते हैं ऑटोसोम। क्या बोलते हैं इसको, ऑटोसोम। लेकिन जो ये 1 पेयर क्रोमोसोम है, कितना, 1 पेयर क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम का साइन होता है ना, ये होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो इसी के आधार पे इसका मतलब क्या है कि मेल बॉडी में, मेल बॉडी में और फीमेल बॉडी में 1 पेयर अलग अलग चलता है। जब आप मेल बॉडी की बात करेंगे तो ये मिलेगा आपको XY, और फीमेल बॉडी की बात करेंगे तो ये आपको मिलेगा XX। लेकिन 22 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं ना, मतलब 44 क्रोमोसोम होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं, वो सेम होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर ही हम सेक्स डिटरमिनेशन का प्रोसेस समझ सकते हैं। कैसे, इसको समझते हैं, यहां देख लेते हैं। मेल बॉडी के लिए आप दिखाएंगे, सॉरी, XY XX, ठीक है, सही है। तो यहां पहले आप इसको गैमेट्स के फॉर्म में दिखाएंगे,
अब अपने क्या करना है, क्रॉस करके दिखा देना है, x6 x6 xy और xy। क्लियर? तो होता है क्या यहाँ पे 50% चांस हो गए गर्ल्स के आने के, है ना, और 50% चांस हो गए बॉयज के आने के। तो ये पहला स्टेप जो है वो पेरेंट, सेकंड स्टेप गैमेट, थर्ड स्टेप F1 जनरेशन। तो इस तरीके से आप सेक्स डिटरमिनेशन दिखा सकते हैं, लेकिन किसके बेसिस पे हमने सॉल्व किया इसको? क्या ऑटोसोम के बेस पे? नहीं, सेक्स क्रोमोसोम के बेस पे। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा। तो आई थिंक आपको ये जो चारों ही क्वेश्चन थे जो पेज नंबर 133 पर दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, अगर आप चेक करते हैं हेरिडिटी चैप्टर के अंदर, है ना, क्लास 10 की साइंस में, तो वहां आपको ये चारों क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन मैंने नोट डाउन नहीं किया, वो तो एनसीईआरटी आप सबके पास ही, वहां से आप देख लीजिएगा। बाकी मेन टारगेट क्या था, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उस क्वेश्चन में क्या आंसर आपको लिखना चाहिए, ये चीज समझानी। और अगर आपको ये दोनों ही चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हैं चारों ही क्वेश्चन की, तो प्लीज कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा आपके अपने फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड तुषार। वीडियो अगर पसंद आती है, कंटेंट क्लियर है, तो प्लीज वीडियो को मैक्सिमम शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, किसी और चैप्टर की अगर किसी क्वेश्चन नंबर में डाउट है, तो आप एनसीईआरटी पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर वहां पर लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसी क्वेश्चन को सबसे पहले कवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ।